स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। देश में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत खूब हो रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसे लेकर वार पलटवार भी खूब हो रहा है। इस खबर पर विस्तार से दूंगी मैं आपको जानकारी। अगली खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का वार। देखिए, अतीक और अशरफ का 40वां कल प्रयागराज में होता है और इस दौरान दोनों को फतेहा दी जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जीनब आखिर कल प्रयागराज में फतेहा देने के लिए आएंगे या फिर नहीं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। अगली खबर के लिए रुख करेंगे पूजा का। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी यूपीएससी के नतीजों के बारे में। दरअसल एक रैंक के लिए 2 दावेदार सामने आए हैं। दोनों का नाम आयशा है। अब ये मामला जांच का है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि रैंक का असली दावेदार है कौन और कौन झूठ बोल रहा है। विस्तार से दूंगी आपको आगे जानकारी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे साक्षी। नमस्कार, चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी समाजवादी पार्टी से जुड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। जिस मामले में आजम खान की विधानसभा सांसदीय सदस्यता गई थी, उसी में आजम खान को फिलहाल राहत मिली। विस्तार से इसके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले रुक करते पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी पूर्णिमा के साथ। और पहली बड़ी खबर संसद भवन को लेकर ही है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम, इस समारोह को लेकर 19 विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐलान कर दिया कि वो इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करेंगे। विपक्ष की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हो और इसी को लेकर विपक्ष का विरोध है। कैसा है नया संसद भवन और क्यों विपक्ष कर रहा है हंगामा, ये रिपोर्ट। 28 मई की तारीख देश को अपना नया संसद भवन मिलेगा। पीएम मोदी के हाथों नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन विपक्ष इस बात का विरोध लगातार कर रहा है। दरअसल विपक्ष विरोध तो कर रहा है, लेकिन विरोध का मुद्दा बार बार बदल जाता है। पहले इसकी जरूरत पर सवाल, फिर इसके खर्चे पर सवाल और अब उद्घाटन पर सवाल। ऐसे में समझना अहम है कि आखिर नए संसद भवन से विपक्ष को परेशानी है क्यों। अगर परेशानी ये है कि पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, तो विपक्ष को और खास तौर पर कांग्रेस को कुछ घटनाओं के बारे में याद दिलाना बेहद जरूरी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के हाथों उद्घाटन हुए। सन 1987 में संसद भवन के पुस्तकालय का उद्घाटन राजीव गांधी ने किया और 1975 में संसद एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया। अब आपको ये बता दें कि अभी तक किन किन दलों ने 28 मई को होने वाले इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और सीपीआईएम शामिल। ऐसे में कुछ सवाल बेहद जरूरी हो जाते हैं और जरूरी सवाल है ये कि नए संसद भवन के मुद्दे पर विपक्ष बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है। उद्घाटन में शामिल ना होकर विपक्ष ऐतिहासिक गलती करने जा रहा है। देश के नए संसद भवन को विपक्ष खुद बीजेपी का बताने की गलती कर रहा है। आखिर क्यों? क्या विपक्ष ऐसी गलती कर रहा है जिसका पछतावा उसे बाद में होगा? ऐसे मौके पर साथ आकर पूरी दुनिया को क्या संदेश नहीं देना चाहिए? राष्ट्रपति से उद्घाटन की जिद सम्मान के लिए या राजनीति के लिए? पीएम के विरोध में विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है क्या? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में आखिर किन किन लोगों को बुलाया गया है। फिर हम आपको नई संसद के बारे में भी बताएंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा के सभी पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के पूर्व सभापति, केंद्र के सभी मंत्रालयों के सचिव, उद्योगपति रतन टाटा, दोनों सदनों के मौजूदा सदस्य, कई फिल्मी सितारे और खेल हस्तियां, नए भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री नए संसद भवन और मौजूदा संसद भवन को तुलनात्मक रूप से समझने की भी अब कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, नए संसद भवन में
बनने में 3 साल का वक्त लगा है, जबकि पुराने संसद भवन को बनने में 6 साल का वक्त लगा। नए संसद भवन में लोकसभा सीट 888 है और पुराने संसद भवन में लोकसभा सीट 590 है। नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें 384 है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा की सीटें 280 है। नए संसद भवन में कार्रवाई पेपरलेस होगी और पुराने संसद भवन में कागजात आधारित कार्रवाई होती है। नए संसद भवन में टैबलेट के जरिए सांसदों के सवाल होंगे, जबकि पुराने संसद भवन में ये सवाल माइक के जरिए किए जाते थे। नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2021 को हुआ था। पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को होगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। नए संसद भवन के निर्माण पर 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और पुराने संसद भवन के निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जबकि नया संसद भवन त्रिभुजाकार में है। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,500 वर्ग मीटर है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में है। नए संसद भवन में हर कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस होंगे, कॉमन रूम्स होंगे, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज होंगे। लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाना चाहता है। नए संसद भवन का आखिर विरोध क्यों है? चलिए ये राजनेताओं की जुबानी सुनते हैं। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। और चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, अतीक अहमद का कल 40वां होना है और इस मौके पर फातिहा दी जाती है, यानी कि मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। अब सवाल है कि जो शाइस्ता असद के एनकाउंटर के बाद सामने नहीं आई, अतीक के मर्डर के बाद सामने नहीं आई, क्या वो अतीक के 40वें में शामिल होगी? क्या फातिहा देने के लिए शाइस्ता परवीन और जैनल बाहर आएंगे? आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या अब सामने आएगी शाइस्ता? अतीक के 40वें में शामिल होगी बेगम? माफिया के चेहल्लुम का फातिहा कौन करेगा? जो मरने पर नहीं आई वो 40वें पर आएगी? शाइस्ता आएगी या इद्दत को पूरा करेगी? क्या जैनब अशरफ को फातिहा देने आएगी? क्या प्रयागराज में आएगी अतीक की आत्मा? माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़े काले कारनामों की कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। अतीक से जुड़े नए नए राज खुलते जा रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अतीक की बेगम शाइस्ता का कोई पता नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार हो गई थी। जब अतीक और शाइस्ता के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी कि शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। 15 अप्रैल के दिन अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। 16 अप्रैल को अतीक का जनाजा निकला। ये तय था कि अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए डॉन की पत्नी जरूर आएगी, लेकिन उस दिन भी शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया। सालों तक दोनों साथ रहे, लेकिन पत्नी होने के बावजूद शाइस्ता ने अपनी आजादी को चुना। लेकिन अब शाइस्ता के पास आखिरी मौका है। इस्लाम में मौत के बाद 40वें का दिन अहम होता है। माना जाता है कि इस दिन मरे हुए इंसान की आत्मा अपने परिवार से मिलने आती है। 40वें के दिन चेहल्लुम का फातिहा दिया जाता है और गरीबों को खाना खिलाया जाता है।
ये दिन मरने वाले की शांति के लिए प्रार्थना का दिन होता है और परिवार वाले ही इस रस्म को पूरा करते हैं। लेकिन अतीक के 40वें में सबसे मुश्किल ये है कि अतीक के भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, असद का एनकाउंटर हो चुका है, अली जेल में है, उमर जेल में है, शाइस्ता फरार है, जैनब फरार है। ऐसे में सवाल है कि जब परिवार का कोई मौजूद ही नहीं तो फिर फातिया कौन देगा। बताया जा रहा है कि अतीक के बहनोई असलम के परिवार के लोग ही फातिया देंगे। अतीक के साथ साथ अशरफ का भी 40वां होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या जैनब सामने आएगी, क्योंकि वो भी फरार है। माफिया अतीक अहमद ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रयागराज में उसका डंका बजता था, उसकी मौत के बाद आज पुलिस के खौफ से उसका फातिया नहीं हो पाएगा। अतीक अहमद के परिवार में उसकी बेगम शाइस्ता परवीन, बेटे अली और उमर सहित 2 नाबालिग बेटे हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन फरारी काट रही है तो बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में और उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के ही बाल सुधार गृह में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, यूपीएससी के नतीजों में 184वीं रैंक पर मध्य प्रदेश की 2 बेटियों ने दावा किया है। दोनों इस रैंक को अपनी रैंक बता रही हैं और दोनों का नाम आयशा है। हालांकि अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर सिलेक्शन किस आयशा का हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूपीएससी के नतीजों में एक रैंक पर 2 दावेदार हैं। 184वीं रैंक पर मध्य प्रदेश के देवास की आयशा और अलीराजपुर की आयशा दोनों का कहना है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। अब दावा किसका सही है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। मंगलवार को जारी हुआ यूपीएससी का रिजल्ट। 184वीं रैंक पर 2 लड़कियों का दावा। देवास की आयशा के एडमिट कार्ड पर यूपीएससी का वाटरमार्क। अलीराजपुर की आयशा के एडमिट कार्ड सादे कागज जैसा। अलीराजपुर की आयशा के एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड नहीं। अलीराजपुर की आयशा के एडमिट कार्ड में पर्सनालिटी टेस्ट की तारीख 25 अप्रैल दिन गुरुवार। देवास की आयशा फातिमा के कार्ड पर पर्सनालिटी टेस्ट की तारीख 25 अप्रैल दिन मंगलवार। टेस्ट मंगलवार को ही हुआ। हालांकि आयशा मकरानी ने इस संबंध में यूपीएससी की तरफ से आया मेल दिखाया, जिसमें लिखा था कि आपका नाम एक जैसे नाम होने के कारण बदल दिया गया है। 3 उम्मीदवारों के नाम में समानता होने के कारण 2 उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए। पूरा नाम नहीं बदला है। आपका नाम आयशा फातिमा आयशा मकरानी में बदल दिया गया। साथ ही अलीराजपुर की आयशा अपने साथ फ्रॉड होने की बात कह रही हैं, जबकि देवास की आयशा अपनी इस उपलब्धि को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। देवास में आयशा के परिवार वालों ने जश्न मनाया। मैंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 184 हासिल की है। सर, मैं शुरुआत से पढ़ने में थोड़ा हमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो 10th क्लास में भी मेरे 90% बने थे। जी, मेरे दोनों माता पिता में भी जनसेवा का भाव है। जो मेरे पापा हैं वो एक शासकीय हेडमास्टर हैं और मेरी माता जी जो हैं वो खुद एक स्कूल चलाती हैं। मेरा नाम आयशा मकरानी है। मेरी रैंक 184 आई है और मेरा रोल नंबर 7811744 है, जो कि एक देवास की लड़की है आयशा फातिमा, वो भी दावा कर रही है कि उनका भी रोल नंबर सेम है और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए। पर मैंने 2 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है और मैं सारे एग्ज़ाम भी दिए और क्लियर भी किया है। तो मैं किसी और को मैं अपना हक तो छीनने नहीं दूंगी, तो मैं इसके लिए आगे प्रोसेस करूंगी, कंप्लेन करूंगी। आयोग जाना होगा तो आयोग भी जाऊंगी और आगे कुछ कंप्लेन का रहेगा तो वहाँ भी जाऊंगी। देवास की आयशा की आंखों में कई सपने हैं। वो देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद ही सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 28 मई को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद भवन की सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर के खास बातचीत की है। आपको सुनवाते क्या कुछ बातचीत रही। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमसे बात करने के लिए हैं। सर, 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है, सभी पार्लियामेंट के मेंबर और पार्लियामेंट में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी सब लालायित हैं कि कितनी जल्दी उद्घाटन हो और उस हम नए पार्लियामेंट के अंदर जा कर के उसको देखने का काम करें। 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और नई संसद शुरू होगी
मैं समझ रहा हूँ ये एक बहुत ही गौरवमयी क्षण है जो हमारे देश की सरकार के द्वारा निर्मित की गई ये पार्लियामेंट है, जो लोकतंत्र का मंदिर है। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर, पार्लियामेंट तो जब नई वाली शुरू होगी, लेकिन राजनीति इस पे अभी से शुरू हो गई है। विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ही क्यों लीड करते हैं, क्यों नहीं कोई और नेता या किसी और जाति का नेता इसका इनॉग्रेशन करे। इसमें जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये विपक्ष की जलन नीति है कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने बनाया है, अर्बन डेवलपमेंट ने बनाया है, तो सब मिल करके जब उसको बनाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराना चाहते हैं, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो अंदर की जलन है वो जलन को प्रकट करने का काम कर रहे हैं, और ये जलन उनको इस तरह खुद जलाने का काम कर रही है कि इनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती, अच्छे काम के लिए भी अच्छी बातें विपक्ष से नहीं निकलती, जिसके कारण जनता विपक्ष को नेगलेक्ट कर रही है और मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट करती चली जा रही है। सर, अगर बात करें नए पार्लियामेंट की, तो बताया जा रहा है कि भारतीय कल्चर और संस्कृति को संजोकर उसमें पेश किया जाएगा, जिससे बाकी लोगों को उसके बारे में पता चले। तो कुछ थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए, एक कमेटी बनी है और कमेटी बन गई है तो कमेटी चीज़ों का निर्धारण कर रही है। क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका उद्घाटन होगा। और देश के अंदर ये, चूँकि हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बने इस लोकतंत्र के मंदिर से, इसीलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी निर्णय करेगी। ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। कैमरामैन संदीप के साथ मानंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और कौशल किशोर की एक खास बातचीत भारत 24 के साथ। इसी के साथ 4 के बार में रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।